दोस्तों नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दिया जवानों के शौर्य को याद करते हुए जलाएं, जो दिन रात सीमा पर मुस्तैद रहते। प्रधानमंत्री ने कहा है, एक दिया किसानों को याद करके जलाएं। एक बरस होने को आ रहा है आंदोलन में। 750 से ज्यादा किसानों की मौत जो आंदोलन में शरीक अलग अलग वजहों से इस दौर में। तो विपक्षी राजनीतिक दलों का कहना है एक दिया किसानों को याद करके भी जलाएं। और हम और आप उम्मीद और आस के आसरे के अच्छे दिन आ जाएंगे, उसे याद करते हुए कम से कम जरूर इन 3 दिनों को जलाने में आपके कम से कम 5 रुपए खर्च। जो तेल लगेगा, जो 3 दिए आएंगे, उसमें जो बाती लगेगी और जो माचिस की तीली लगेगी। हवा का झोंका इन दियों को बुझा नहीं पाएगा। इस दौर में प्रधानमंत्री खुद जवानों के साथ, हर दिवाली में वो जवानों के साथ होते हैं। यानी 2014 से 2021 तक ऐसी कोई दिवाली नहीं गुजरी जब प्रधानमंत्री जवानों के बीच में। और इन जवानों के साथ वो हर वक्त भगवान को याद भी करते रहते। कल वह केदारनाथ में, और ये पहली यात्रा उनकी केदारनाथ की नहीं, ये 5वीं यात्रा। चुनाव का वक्त हो या फिर सियासत साधने की जरूरत, भक्ति भाव हो या फिर मंदिर को लेकर वहां पर कोई पुनर्निर्माण कराने की सोच, प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर जरूर नजर आती। बीते 7 वर्षों के दौरान एक तरफ जवान, दूसरी तरफ अल्लाह, और उन दोनों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी, जिनके आश्रय इस देश ने इस दौर में तमाम परिस्थितियों को देखा जो शायद भारत की आजादी के बाद इस देश ने कभी नहीं देखा। चाहे वो बैंकों की खस्ता हालत हो, चाहे रोजगार की परिस्थितियां, चाहे इस देश के भीतर में जो 2 जून की रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं, उन्हें पहली बार बरसों बरस तक मुफ्त में अनाज देने की सोच। इस दौर में महामारी से जूझते हुए सबने देखा कि एक अस्पताल और अस्पताल के भीतर एक बेड और उसके लिए दवाई और शायद जीने के लिए ऑक्सीजन, यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। 7 वर्ष में एक सच यह भी आया कि किसान किस तरीके से आंदोलन करते हैं। यह भी नजर आया इस देश के भीतर में मुसलमान हाशिए पर ढकेला जा चुका है। यह भी समझ में आया दलित उत्पीड़न की परिस्थितियां क्या हैं। यह भी इसी दौर में खुलकर दिखा कि महिलाओं के साथ किस तरीके की बदसलूकी और उनके खिलाफ होते हुए मामले FIR कॉपी में लगातार 1.5 गुना से ज्यादा बढ़। यानी तमाम परिस्थितियों के बीच भी एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ भगवान है। और शायद यही वो ढाल है जो भारत के लोगों की नब्ज को पकड़ने की राजनीतिक चाहत होती है। यह एक ऐसी सोच और समझ है जिसमें एक तरफ भक्ति भाव है, दूसरी तरफ शौर्य की खोज है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि 80 के दशक में भी प्रधानमंत्री मोदी जब RSS के साथ जुड़े थे, उस वक्त वह बीजेपी के साथ थे। उस वक्त भी वह केदारनाथ गए। 1-2 दिन के लिए नहीं, 1.5 महीने तक उन्होंने वहां पूजा अर्चना की थी। और शायद जैसी जानकारी निकल कर आती है, समाधि लगा। उस वक्त वो सार्वजनिक तौर पर इस देश की राजनीति से जुड़े नहीं। उस वक्त उनका एक दूसरा रूप था। मौजूदा वक्त में उस देश के अभी प्रधान सेवक, हर की एक अपनी भूमिका अपने कार्य को लेकर होती है। और संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप जब जिस पद पर हैं, शायद वही सबसे बड़ा कर्म है और वही सबसे बड़ी सेवा है। वहीं पर सारी परिस्थितियां आपके साथ जुड़ती चली जाएंगी, चाहे भगवान का नाम लीजिए, चाहे जवान। क्योंकि इन परिस्थितियों में जब अयोध्या चकाचौंध से दरिद्र नारायण को कोई पूछ रहा था, यकीनन पूछ रहा था, इस बार मुफ्त में उन्हें खाने का तेल भी दिया जाएगा, उन्हें दाल भी दी जाएगी। इससे पहले जो महामारी के साथ चीजें इस देश में बढ़ती चली गई, मुफ्त में 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को हर दुनिया में भारत में तो दिया जाए। लेकिन हमें लगता है कि आज शायद ऐसे मौके पर, दीपावली के मौके पर 2-3 बातों को ध्यान देने चाहिए। अगर इस देश में हर कोई अपने कार्य को छोड़कर एक ऐसे भक्ति रस या ऐसे शौर्य की परिस्थितियों में उलझ जाए, या उसमें समा जाए, या उसके साथ खुद को गुजारने की परिस्थितियों में आकर खड़ा, तो इस देश को चलाएगा। और जब देश नहीं चलेगा तो आने वाले वक्त में ये देश होगा।
ये देश को मौजूदा वक्त में जो युवा पीढ़ी, जो युवा बाल्यकाल की परिस्थिति से निकलती हुई परिस्थितियां और आने वाले वक्त में उसके सामने जब ये देश तो क्या वाकई हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था, क्या यूनिवर्सिटीज के वीसी, प्रोफेसर, लेक्चरर और स्कूल को संभालने वाले प्रिंसिपल भी क्या वाकई इस दौर में सिर्फ और सिर्फ इस बात को याद करेंगे? हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदा वक्त की अपनी छवि भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी, यानी 2014 में हो सकता है कई संकेतों को इस बात का जिक्र था कि एक आरएसएस, एक हिंदुत्व की चाहत और इन सब से इतर अच्छे गिनाने वाले हैं ये नारा भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी की पहचान शायद उस अर्थव्यवस्था से जो न सिर्फ डामाडोल बल्कि उस अर्थव्यवस्था को संभाले और संभले कैसे, ये तमाम राज्यों के सामने मुश्किल है। कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, कोई साइंटिफिक चेहरा इसका नजर आपको नहीं आया कि लगातार आप पेट्रोल पर एक्साइज बढ़ाते चले, डीजल की कीमत लगातार बढ़ती चली और जब राजनीतिक चुनाव के परिणाम आते हैं तो आप कहते हैं आज हम एक्साइज ड्यूटी कम कर दें। और एक समानांतर स्थिति है, जब एक्साइज ड्यूटी कम होगी तो वैट भी कम होगा। तो राज्यों की भी स्थिति वहां पर कमजोर हुई और उन्होंने भी 5-5 रुपए और 7-7 रुपए कम कर दिए जो वो वैट वसूल रहे थे। जनता को 24 घंटे के भीतर में लगभग 10 से 12 रुपए सस्ता डीजल पेट्रोल मिलने लगा। ये सस्ता शब्द ठीक नहीं है। अभी भी दुनिया के मानचित्र पर, दुनिया के बाजार से तमाम देश जो भी पेट्रोल डीजल खरीदते हैं सबको एक ही कीमत में मिलता है और आज की कीमत है $25 प्रति बैरल। लेकिन दुनिया के बाजार में भारत क्यों सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाता है, क्यों वैट लगाता है और क्यों इन सब के जरिए सबसे ज्यादा कमाई सरकारों की है? क्या वाकई सरकार चलाने के रास्ते बंद हो चले हैं? हमें लगता है एक एक पन्ने को सिलसिलेवार तरीके से आज समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ये पहला मौका नहीं है जब वह जवानों के बीच, जवानों की अपनी स्थिति क्या है हम उस पर आए और इस देश की आर्थिक स्थिति क्या, उससे पहले समझिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी सियाचिन, एक अच्छी बात। 2015 में वह अमृतसर के बॉर्डर पे पहुंचे थे, जो वाघा बॉर्डर है वहां पर उन्होंने रात बिताई थी दीपावली की, अच्छी बात है। 2016 में हिमाचल प्रदेश में जो आईटीबीपी का कैंप है वहां पर पहुंचे थे, ये चीन के बॉर्डर से लगा हुआ। 2017 में वो जम्मू कश्मीर के बुरे सेक्टर में, जहां एक लिहाज से सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था उसकी एक पहचान के तौर पर भी ये इलाका जाना जाता है। 2018 में चीन बॉर्डर के पास जो आईटीबीपी का कैंप, वहां पर एक हासिल गांव है, वहां पर प्रधानमंत्री दीपावली के 2019 में राजौरी पहुंचे, 2020 में पिछली बार जैसलमेर के वह लोंगोवाल में पहुंचे थे जो रेगिस्तान के तौर पर था, यानी सियाचिन से लेकर रेगिस्तान दोनों परिस्थितियों को प्रधानमंत्री ने देखा। और आज 2021 में दीपावली के दिन वो नौशेरा में है। इस दौर में हमारे सामने पाकिस्तान आतंकवाद को अपने आप पनाह दिए हुए है। इस दौर में चीन की विस्तारवादी नीति समूची दुनिया देख रही है और हमारे इर्द गिर्द जो सीमाओं से लगने वाले तमाम पड़ोसी हैं उनके रिश्ते भारत के साथ होने से बेहतर चीन के साथ हो चले हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मालदीव। इन परिस्थितियों के बीच भारत के प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त में अपनी पहचान अगर जवानों के साथ बिता रहे हैं तो जाहिर है जवानों को लेकर इस देश के भीतर में कोई सिंचन, उनके द्वारा मुस्तैदी, उनके द्वारा सीमा की रक्षा करना, ये सारी परिस्थितियों के साथ देश हमेशा से उन्हीं के बीच जब प्रधानमंत्री चले जाएंगे तो लोग जाहिर है मिलिट्री की यूनिफॉर्म, वह प्रधानमंत्री द्वारा इस देश की सेना को सुदृढ़ बनाने की परिस्थितियों को नहीं बने। इस देश की जो 7th कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, कमीशन की रिपोर्ट, उसमें जब हमने देखना शुरू किया तो सिपाही से लेकर हवलदार, यानी सिपाही, नायक और हवलदार, इनको जो पेमेंट होता है वो 5,200 रुपए से 3,000 ये मैक्सिमम और मिनिमम मौजूदा वक्त में जो सीमा पर मौजूद है उसमें कमोबेश हर कोई, ये जो 3 पद है सिपाही, नायक, हवलदार, और अगर आप नेवी में चले जाइएगा तो वहां अप्रेंटिस या आर्टिफिशियल 5 और 6
उनको लगभग 10,000 के लगभग महीने का मिलता है, जो एवरेज निकल कर आता है। जिस उम्र में ये जाते हैं तो उसका दिन प्रमोट किया जाता है। जब आप नायब सूबेदार होते हैं तो 9,300 से 34,800 नायब सूबेदार और जो सूबेदार मेजर है, ये 3 पद 9,300 से 34,800 के पेश उनका वेतन सवाल इस देश के भीतर उनका वेतन बढ़े या ना बढ़े, इसके लिए डिफेंस सर्विसेज। सवाल यह है कि हमारे यहाँ की आर्थिक परिस्थितियां क्या वाकई इस बात की इजाजत इस देश के भीतर में नहीं दे पा रहे हैं। अपने तौर पर इस देश में उत्पादन कर अपने ही कंज्यूमर को उसको बेच, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की उत्पादन की परिस्थितियां इस देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, चिमनियों से निकलने वाला धुआं इस दौर में बंद हो चुका है। इसलिए जब हम फेरिस्त देखना शुरू करते हैं कि वह कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इस दौर में प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए था, तुरंत आपके जहन में आएगा उत्पादन को बढ़ाना चाहिए था। वो नेगेटिव में क्यों है? रोजगार बढ़ना चाहिए था। उसकी स्थिति बिहार में जानिए, जो सरकार का डाटा है, 1,000 में से सिर्फ 16 लोग डिग्रीदारी नौकरी कर पा रहे हैं और देश के भीतर की परिस्थितियां कहीं ज्यादा विकट होती चली जा रही है। खेती, किसानों का जिक्र तुरंत होगा। किसान बीते 1 साल से 26 नवंबर से उसने आंदोलन शुरू किया था। इस दौर में आकर वो खड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री और कृषि मंत्रालय की जो नजर है वो किसानों के पास नजर क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ रिफॉर्म और चकाचौंध की परिस्थितियों को लगातार परोसा जाता है, दूसरी तरफ जो किसान है वो कह रहे हैं और अपनी पीढ़ियों को चेता रहे हैं कि आने वाले वक्त में उन्हें किस स्थिति का सामना करना पड़ेगा, यह अभी से समझ लीजिए। बड़ा छोटा सा नियम है, जब आप किसी पद को पाते हैं तो उसके बाद आपको वेतन मिलता है, लेकिन भारत के भीतर में जब करप्शन इस देश के सिस्टम का हिस्सा हो गया तो पद मिलने के साथ ब्लैक मनी और कमाई पर लोग ध्यान देते हैं। करप्शन एक ऐसी परिस्थिति में आकर चला गया जहां पर आप जिसकी मदद लेंगे उसको आपको कुछ लाभ देना ही पड़ता है। चुनाव में जब आप किसी से पैसा लेते हैं और कहते हैं चुनाव जीत जाएंगे तो लौटा देंगे, तो कहां से लौटा देंगे? जाहिर है पद संभालने के बाद आपकी कोई कमाई होगी, क्योंकि सेवक और प्रधान सेवक की कमाई जो हमारे राष्ट्रीय तौर पर होती है वह निर्धारित है। उस निर्धारित में वह उतना पैसा चुका ही नहीं सकता है जितना पैसा वो खर्च कर देता है चुनाव को लड़ने और जीतने के लिए। तो ऐसे में क्यों नहीं हम 2013 और 14 याद करें, जब अडानी के चार्टेड के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते थे, उस समय वो मुख्यमंत्री, कुछ तो देना पड़ेगा। तो आज की तारीख में अडानी के पास हर वो प्रोडक्ट है, हर वो इंडस्ट्री है, हर वो सेक्टर है जो सेक्टर आप सोच नहीं सकते। इस देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूनतम जरूरतों को भी अडानी की कंपनी बनाती है, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए देश में। वह प्रतिस्पर्धा भी पीएमओ के रास्ते से निकलती है। तो क्या ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री भगवान को याद कर लेते हैं? क्योंकि 2019 के चुनाव के वक्त को आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे थे और 17 घंटे तक वह केदारनाथ में वहां पर तुम ही रमाए हुए थे, और उसके बाद उस जगह की एक महत्ता बढ़ गई क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे। यह 17 दिनों तक गुफा में उन्होंने साधना की थी 18 मई 2019। लेकिन यह पहली बार नहीं था, हमें लगता है कि हम लोगों ने जाना पहली बार। इससे पहले 1980 के दशक में जब आप चले जाएंगे, जिस समय प्रधानमंत्री सिर्फ आरएसएस से जुड़े हुए थे, उस वक्त वह केदारपुरी में मंदाकिनी नदी जो है उसके बाईं तरफ एक मंदिर है, गरुड़ चाही मंदिर जो है, गरुड़ चंडी मंदिर जो है, वहां पर वो कहते हैं कि लगभग 1.5 महीने तक हम आप नहीं जानते। यानी जिस दौर में जिन प्रक्रियाओं को कोई भी जी रहा हो इस समाज और उस परिस्थिति में उसको रहना चाहिए। साधु संत से हम आग्रह तो नहीं कर सकते कि आप यहाँ आके सेवा शुरू कर दीजिए और यहाँ पर कोई काम शुरू कर दीजिए। वह अपनी भूमि वहाँ पर रमाए हुए हैं और जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन 3 मई 2017 को यूपी इलेक्शन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के बाद पहली बार केदारनाथ, फिर 20 अक्टूबर 2017 को दोबारा पहुंचे और तकरीबन 700 करोड़ की बड़ी योजनाओं का शिलान्यास हुआ। 7 नवंबर 2018 को दोबारा पहुंचे कि जो हमने शिलान्यास किया है उसका पुनर्निर्माण कैसे होगा, यह भी देखें। फिर 18 मई को जो उन्होंने जिस गुफा में साधना की थी 17 घंटे वहां पहुंचे, और अब 5वीं बार आज कल पहुंचे थे 5 नवंबर।
यात्राओं के सिलसिले से मेरे ख्याल से किसी को कुछ लेना देना होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है इस देश की मौजूदा हालत और इस देश की मौजूदा हालत में वो कौन कौन से पद हैं जिन पदों पर बैठे हुए लोगों को इस देश में उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है जिससे इस देश के लोगों को एक राहत महसूस हो और इस बात को वो महसूस कर सकें कि हाँ, उन्होंने जिस सरकार को चुना है वह सरकार एक जिम्मेदारी के साथ और नैतिक बल के साथ उनके साथ और उनकी जिम्मेदारियों को अपने कांधे पर उठाकर इस देश को अनुकूल स्थिति में लाने की कोशिश है। क्या ऐसा होता है या क्या ऐसा हो रहा है, ये सवाल इसलिए बड़ा मौजूद है क्योंकि याद कीजिए प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल के दौर में हम और आप सिर्फ इतना भर जानते थे कि हर 12वें या 13वें दिन प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर रहते और उस विदेश यात्रा की तस्वीरें भारत के भीतर में प्रधानमंत्री की चकाचौंध के साथ जुड़ी और जानकारी यही निकल कर आती थी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की छवि न सिर्फ चमका दी बल्कि पहली बार 1947 के बाद कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जो दुनिया के चप्पे चप्पे में जाता है और वहां भारत की लोकप्रियता के झंडे गाड़े साथ में ANI के न्यूज एजेंसी ने ये तस्वीरों को जारी कर सोशल मीडिया पर और तमाम न्यूज चैनल तस्वीरों को उसकी यात्रा प्रधानमंत्री के साथ ही चली। हर वो तस्वीर जहां खड़े मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, लेकिन सवाल भारत की उस अर्थव्यवस्था का है जिस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के दूसरे देशों से संबंध बनाते हैं। प्रधानमंत्री G20 की बैठक में शामिल हुए। हर जगह से ANI ने तस्वीर भेजी, हाथ मिला रहे हैं, लेकिन क्या कोई रिपोर्ट ऐसी निकल कर आई जहां पर इस बात का जिक्र हो कि G20 की देशों की कतार में भारत सबसे गरीब देश है? क्या इस बात की जानकारी निकल कर आई कि फाइनेंस मिनिस्टर इसी दौर में जब अमेरिका में थी तो भारत के भीतर में वह कोई भी निवेश की परिस्थितियों को ला नहीं, निवेश की शर्तें हर किसी की एक ही रही, तो भारत ने अपना माल बेचा और भारत का कंज्यूमर उस माल को उस पर भी कुछ जगहों पर सहमति बनी, यानी जो आत्मनिर्भरता का नारा है वह भी आत्मनिर्भरता हमारी विदेशी जमीन और विदेशी मदद के साथ और विदेशी कामगारों के साथ या उत्पादन के साथ जुड़ी है, क्योंकि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो नेगेटिव है। तो क्या वाकई इस दौर में फेल होने की परिस्थितियों से बचने के लिए जवान और ईमान का हौसला दिया जाता है? क्या एक सामान्य मान स्थिति बतलाती है कि नहीं जब परिस्थितियां और जब आपके भीतर कोई दुर्बलता आए तो आप जवानों के बीच आइए और शौर्य को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन यह एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हर बरस और हर राजनीतिक चुनाव के वक्त में कैसे संभव है? और अगर संभव है तो क्या ये माना जाए कि इस देश को चलाने की परिस्थिति भगवान के साथ जुड़ चुकी है, जहां पर हम इस बात को लेकर एक लिहाज से बेवजह इस तर्क को गढ़ते रहते हैं कि आखिर हमने सरकार को चुना है, हम टैक्स टैक्स देने के बाद चाहते हैं कि हमें ये सुविधाएं मिले, न्यूनतम जरूरतें हमारी साथ जुड़े, लेकिन वो तमाम परिस्थितियां एक के बाद एक अगर खारिज होती चली जाए और परिस्थितियां त्रासदी के साथ बढ़ती चली जाए तब आप इस देश के भीतर में एजुकेशन इतने जर्जर स्थिति में आ जाएगा जहां पर HRD को दिया गया बजट, चाहे वो IIT हो चाहे वो IBM हो, चाहे इस देश के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनको भी हम वो बजट मुहैया करा पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हो। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जब वहां पहुंच रहा है और बता रहा है कि दरअसल आप अपने जो बजट निर्धारित किया गया उससे कम में आपका काम नहीं चल जाएगा। अब अगला बजट आने की तैयारी में हम पहली बार चर्चा चल पड़ी है कि अगर स्थिति ऐसी विकट रहेगी तब तो नाजुक इस देश में राजनीतिक स्थिति भी सत्ता की हो जाएगी। तो क्यों नहीं कॉर्पोरेट टैक्स अब दोबारा कुछ बढ़ाया जाए, जो कम कर दिया गया था उसको बढ़ाइए। अब ये एक नई बहस है, तो फिर आपने कम किया तो उससे क्या लाभ हुआ? क्या इसका कोई एनालिसिस किया गया? नहीं किया गया। कॉर्पोरेट ने अपनी बुक को ठीक किया, अपनी आर्थिक परिस्थितियों को ठीक किया, कोई रोजगार बहुत पैदा नहीं कर दिया, उत्पादन इस देश के भीतर में नहीं बढ़ गया, कंज्यूमर की आर्थिक परिस्थितियां मजबूत नहीं हो गई। ये तमाम परिस्थितियां बतलाती हैं कि क्या वाकई अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, क्या उनके पास इतना वक्त भी हो कि वह जो काम उन्हें सौंपा गया है और जिस काम के लिए उस पद की जरूरत है, उस पद को छोड़कर वह किसी दूसरी परिस्थिति में इसलिए जुड़ जाए क्योंकि भारत का वोटर
छूना शुरू किया है जहां पर स्थिति विकट दर विकट होती चली है। तो क्या सरकार जीत जाएगी या प्रधानमंत्री की यात्राएं बढ़ेंगी? हो सकता है सिर्फ दीपावली में सेना के बीच मौजूद है, अगली बार से हर 2 महीने पे रहेंगे। भगवान के मंदिर में जाना ये लगातार हमें नजर आता है, चकाचौंध अयोध्या में भी नजर आई, लेकिन दरिद्र नारायण का जिक्र मुफ्त अनाज से हो गया। इन परिस्थितियों के बीच एक ही बात कही जा सकती है, आज दीपावली का मौका है, दिए जरूर जलाएं, लेकिन उस दिए को जलाते वक्त यह भी सोचिए, अब ना तो कोई साहित्यकार है, ना कोई पत्रकार बचा है, ना ही कोई नेता बचा है, जो शायद इस देश में हाशिए पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति जिसे अंत्योदय का जिक्र किया गया और दीनदयाल उपाध्याय जिसकी अपने तौर पर वकालत करते रहे, उस आखिरी व्यक्ति को जहन में जरूर रखें और फिर सोचना शुरू कीजिए, ईश्वर यह नहीं देखता है कि आप ईश्वर यह नहीं देखता है कि आप प्रधानमंत्री हैं या इस देश के सामान्य सेनानी, यह भी नहीं देखता है कि आप या आप बेरोजगार। अगर इस पे आस्था है